हेलो एंड वेलकम बैक टू राजस्थान अखाड़ा। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने राजस्थान टीएनसी एक्ट 1955 पढ़ा। पेपर 3 यूनिट 3 के पार्ट सी में हम लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ पोर्शन पेपर 3 का, जिसमें कुछ एक्ट हमने डिस्कस किए पिछली क्लास के अंदर कि ये एक्ट्स आपको पढ़ने हैं, जिसमें हम लैंड लॉज पढ़ रहे हैं। तो हमने राजस्थान टीएनसी एक्ट 1955 कंप्लीट किया। आज हम देखने वाले हैं सेकंड लैंड लॉ, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956। इस एक्ट को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट क्या था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस एक्ट का पर्पस क्या था, तो आप बताएंगे दिस वाज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड। जितने भी लैंड लॉज थे पहले, उनको कंसोलिडेट करना, अमेंड करना। इसके अलावा यहां रेवेन्यू कोर्ट्स के बारे में बताया गया है। रेवेन्यू कोर्ट्स, रेवेन्यू कोर्ट्स में हम हायरार्की देखेंगे, पूरी रेवेन्यू कोर्ट्स किस तरह से काम करती है राजस्थान के अंदर। रेवेन्यू ऑफिसर्स, विलेज सर्वेंट। सेकंड, रेवेन्यू कोर्ट्स के बाद थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है यहां लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में, कि किस तरह से भूमि के रिकॉर्ड्स को बनाया जाए, किस तरह से उनको अपडेट करना है, मैप्स किस तरह से बनाने हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर की गई है सेटलमेंट के बारे में। सेटलमेंट, भूप्रबंध, भूप्रबंध आयुक्त जो हाईएस्ट ऑफिसर है सेटलमेंट के, हम देखने वाले हैं किस तरह से काम करता है, क्या होता है। सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड रेंट, एस्टेट या लैंड के पार्टीशन के बारे में, अगर बंटवारा करना है तो किस तरीके से होगा, पार्टीशन ऑफ एस्टेट। इसके अलावा यहाँ रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड मैटर्स के बारे में बात की गई है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। और इसको अगर और थोड़ा सा बेसिक जानने की क्या है इस एक्ट के अंदर, तो देखिए सबसे पहले हमें थोड़ा प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री को देखना होगा, जहां लैंड रेवेन्यू एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था ब्रिटिश इंडिया के लिए। जो ब्रिटिश एम्पायर था, इंडिया के अंदर जो रूलिंग थी, वहां जो टोटल इनकम थी, जो पूरी कमाई थी सरकार की, उसका 50%, 50% जो इनकम थी कहां से आती थी, लैंड रेवेन्यू से आती थी। ये मैं बात कर रहा हूं जब 19th सेंचुरी स्टार्ट हुई थी, उस समय के डेटा के बारे में, कि 50% जो कमाई है वो कहां से आती है, लैंड रेवेन्यू से। बट अब ऐसा नहीं है, सरकार के पास बहुत सारे अलग सोर्स हैं इनकम के। लैंड रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखता है अब। तो लैंड रेवेन्यू जो एक्ट है, इसका नाम तो लैंड रेवेन्यू है, बट यहां कहीं भी ये नहीं बताएगा कि इतना लैंड रेवेन्यू होगा, क्योंकि लगान अब ली नहीं जाती है। तो सरकार को किस लिए एक्ट लाना पड़ा, सरकार के पास और ऑब्जेक्ट थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लैंड डिस्प्यूट है उनको रिजोल्व करना। जमीनें या जमीनों से कमाई सरकार के लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती अब, बट जमीनों की रेट्स बहुत बढ़ रही हैं, और जमीनें एक किसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो उसका सीमा ज्ञान करना, उसका रिकॉर्ड रखना, उसका सेटलमेंट करना, उसके अंदर कोई डिस्प्यूट हो तो उसका रेजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या होगा, इसलिए एक्ट ही जरूरी है, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि रेवेन्यू कोर्ट्स क्या होते हैं। देखिए, आपने सुना होगा क्रिमिनल कोर्ट्स, आपने सुना होगा सिविल कोर्ट्स। अभी तीसरी कैटेगरी है रेवेन्यू कोर्ट। और इस एक्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो रेवेन्यू कोर्ट्स ही है, कि रेवेन्यू कोर्ट्स किस तरह से काम करते हैं। रेवेन्यू कोर्ट इज ए कोर्ट हैविंग jurisdiction अंडर एनी लोकल लॉ टू एंटरटेन सूट्स एंड प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू रेंट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ऑफ लैंड। जमीन से जुड़े हुए किसी भी रेंट, रेवेन्यू, प्रॉफिट से संबंधित मैटर को जो कोर्ट सुनता है वो रेवेन्यू कोर्ट होता है। अब ये अलग से कोर्ट क्यों है, क्योंकि हमारा अगर सीपीसी देखेंगे सेक्शन 5, सिविल प्रोसीजर कोड, तो उसके सेक्शन 5 में बता रखा है कि रेवेन्यू मैटर जितने भी होंगे, दे शैल बी डेल्ट बाय रेवेन्यू कोर्ट्स। तो उसके लिए जो सिविल कोर्ट की हायरार्की हमारे यहाँ होती है, वो काम नहीं करेगी। इसके लिए अलग से रेवेन्यू कोर्ट्स होंगे। और रेवेन्यू कोर्ट्स स्पेसिफिकली राजस्थान की अगर बात करें, तो जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसके लिए बनाए गए हैं। इस एक्ट का एक्सटेंट है पूरे राजस्थान में। चैप्टर इसके अंदर 11 है, 263 सेक्शन है, 2 शेड्यूल है, और 1 जुलाई 1956 से ये एनफोर्स होता है। अब देख लेते हैं कोर्ट की हायरार्की। देखिए, सबसे पहले आपको पता है सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप इन इंडिया, देन उसके नीचे हाई कोर्ट है। अब आ जाते हैं राजस्थान में। हाई कोर्ट के नीचे भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जिसमें जो कन्वेंशनल हायरार्की है वो आप जानते हैं। सेशन कोर्ट है जो क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन देखते हैं,
और सिविल कोर्ट्स हैं। इसके अलावा है रेवेन्यू कोर्ट्स। तो इस रेवेन्यू कोर्ट को आप कह सकते हो रेवेन्यू कोर्ट इज सुप्रीम रेवेन्यू कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रिलेटिंग टू रेवेन्यू मैटर्स। रेवेन्यू कोर्ट इज द सुप्रीम कोर्ट रिलेटिंग टू रेवेन्यू मैटर्स इन राजस्थान। रेवेन्यू कोर्ट्स की हिरार्की को देखें तो यहां सबसे ऊपर है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उसके बाद स्टेट को अलग अलग डिवीजन में बांटा गया है, वहां होते हैं डिविजनल कमिश्नर। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हैं कलेक्टर, डीएम। इनको रेवेन्यू एपीलेट अथॉरिटी भी डेजिग्नेट कर सकती है सरकार। रेवेन्यू एपीलेट अथॉरिटी कि मतलब जो इनके नीचे के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, ये इनके द्वारा डिसीजन जो अगर दे दिया जाता है कुछ, तो उसकी अपील कहां जाएगी? रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी। उसके नीचे है असिस्टेंट कलेक्टर, एसडीएम, फिर तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार। तो ये सारे ही क्या हैं? ये सारे ही रेवेन्यू कोर्ट्स हैं। क्या है? रेवेन्यू कोर्ट्स हैं। ये रेवेन्यू कोर्ट्स की हायरार्की है राजस्थान में, और इसमें सबसे ऊपर है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो समझ गए आप, एक होता है क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, एक होता है सिविल जुरिस्डिक्शन, एक है रेवेन्यू जुरिस्डिक्शन। ये पूरा जो हायरार्की है ये देखेगी किसको? ये देखेगी एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट को। इसके अलावा जो शहरी जमीन है, किसी का प्लॉट है, किसी का घर है, उससे रिलेटेड मामले सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। इसके अलावा ये जो हायरार्की है, इसके अलावा क्या बता रखा है? सेटलमेंट कमिश्नर के बारे में पढ़ेंगे, सेटलमेंट ऑफिसर्स देखेंगे क्या होते हैं, डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर कौन है। इसके अलावा सदर कानून गो, गिरदावर कानून गो, पटवारीज, ये हैं भू राजस्व मंडल के ही कर्मचारी अधिकारी सारे। तो ये हुई आपकी एक टोटल ओवरऑल कि क्या हम इस एक्ट में देखने वाले हैं। अब चलते हैं आगे। डेफिनेशन। सबसे पहला है आपका इंटरप्रिटेशन क्लोज, सेक्शन 3 के अंदर। टीनेंसी एक्ट में आपने देखा था डेफिनेशन, यहां लैंड रेवेन्यू एक्ट में आप देख रहे हैं इंटरप्रिटेशन। डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन में फर्क ये होता है कि इंटरप्रिटेशन इसी एक्ट के लिए है कि इस एक्ट में अगर लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर आता है तो उसका मतलब ये होगा, और जो डेफिनेशन है वो 2-3 एक्ट को रेफर कर सकती है। ठीक है। सो द लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर शैल मीन द कलेक्टर, द एडिशनल असिस्टेंट लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। तो अगर आपसे 2 नंबर में पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर एज पर राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956, तो आप बताएंगे कलेक्टर, एडिशनल और असिस्टेंट लैंड। अब चलते हैं आगे। इंटरप्रिटेशन सेक्शन 3। इंटरप्रिटेशन इन सेक्शन 3, यहां कुछ टर्म्स बता रखे हैं कि उसका इंटरप्रिटेशन एज पर दिस एक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले है लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। अगर ये नाम आता है तो इसका मतलब होगा द कलेक्टर, एडिशनल और असिस्टेंट लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। द कलेक्टर एंड द एडिशनल असिस्टेंट लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। नुजुल लैंड, ये आपसे एक सवाल पूछा भी गया है आरएस के अंदर। इसका मतलब ये है आबादी लैंड विद इन द लिमिट्स ऑफ, एग्जैक्टली यही उत्तर लिखना होता है आपको। आबादी लैंड विद इन द लिमिट्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी, पंचायत सर्किल और ए विलेज, टाउन और सिटी, वेस्टिंग इन द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। एग्जैक्टली आप ऐसा कैसा इसको ध्यान रखें। उसके बाद अगर इस एक्ट में विलेज वर्ड आता है उसका इंटरप्रिटेशन होगा द ट्रैक्ट ऑफ लैंड, जमीन का वो हिस्सा which has been or may hereafter be recognized and recorded to be a village. Then the establishment and composition of board. बोर्ड से मेरा मतलब है रेवेन्यू बोर्ड। एक्ट का मतलब है रेवेन्यू बोर्ड। सेक्शन 4, ये तो सेक्शन भी याद कर लो आप। सेक्शन 4 के अंदर रेवेन्यू बोर्ड के बारे में डिस्कस किया गया है, और अब याद करो रेवेन्यू बोर्ड सबसे हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी है। किसमें? रेवेन्यू हेरारकी में। जो रेवेन्यू कोर्ट्स है हमारे, उनकी हेरारकी में टॉप मोस्ट कोर्ट कौन है? रेवेन्यू बोर्ड। देयर शैल बी एस्टेब्लिश्ड फॉर द राजस्थान ए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसमें कौन कौन होंगे? ए चेयरमैन और मेंबर्स नॉट लेस देन 3 एंड नॉट मोर देन 20। पहले ये 15 थे, 2011 में इसको 20 कर दिया। द स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रिस्क्राइब, स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटी में क्या आता है? क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन हु शैल बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज ए चेयरपर्सन एंड मेंबर्स। चेयरमैन और मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये डिसाइड करने की अथॉरिटी किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। मेथड ऑफ देयर सिलेक्शन फॉर अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ देयर सर्विस। 5 नंबर में ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है। हेडक्वार्टर कहां होंगे? अजमेर के अंदर, सेक्शन 6 में बता रखा है। देन इसके अलावा पावर्स ऑफ द बोर्ड, साथ ही मैं बता दूं आपको द बोर्ड मेंबर्स शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, ये आपके बता रखा है सेक्शन 5 में।
shall hold the office during the pleasure of governor. Then powers of the board, सेक्शन 8 में पावर्स बता रखी हैं। अभी आपने हायरार्की देख ली, अब जो टॉप मोस्ट कोर्ट है उसकी पावर्स को देखो। द बोर्ड शैल बी द हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट ऑफ अपील, रिवीजन एंड रेफरेंस इन राजस्थान। अपील, रिवीजन एंड रेफरेंस, तीनों वर्ड को समझो क्या होता है। यहां जाओ नीचे, लीगल कॉन्टेक्स्ट में अपील इन्वॉल्व्स ए रिक्वेस्ट टू हायर कोर्ट टू रिव्यू लोअर कोर्ट डिसीजन। लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, उसको क्या करना है, रिव्यू करना है, तो ये जो प्रोसेस इसको बोलते हैं अपील। रेफरेंस का मतलब ये है ए लोअर कोर्ट सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम ए हायर कोर्ट ऑन लीगल मैटर। लोअर कोर्ट को किसी मैटर में गाइडेंस चाहिए हायर कोर्ट की, इसको बोलते हैं रेफरेंस। और रिवीजन का मतलब ये है हाई कोर्ट टू एग्जामिन लोअर कोर्ट डिसीजन फॉर प्रोसीजर एंड ज्यूरिसडिक्शन एरर्स। हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के डिसीजन को एग्जामिन करता है कि इन्होंने प्रोसीजर को फॉलो किया या इन्होंने जो ज्यूरिसडिक्शन था इनका उनको एक्सीड तो नहीं कर दिया, कहीं ज्यूरिसडिक्शन से बाहर तो फैसला नहीं सुना दिया। तो ये हाईएस्ट कोर्ट है फॉर अपील, रिवीजन एंड रेफरेंस। Provided that in all matters where there is a doubt or dispute involving the determination of the jurisdiction of a civil or revenue court in respect thereof। मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि एक होते हैं क्रिमिनल, दूसरे होते हैं सिविल, तीसरे होते हैं रेवेन्यू। पर कुछ मैटर सिविल में भी जा सकते हैं, एग्रीकल्चर का मैटर नहीं जा सकता। जब ये कोई डिस्प्यूट हो कि कौन सा मैटर सिविल के पास जाएगा, कौन सा मैटर रेवेन्यू के पास, तो ऐसे केस में डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन सिविल एंड रेवेन्यू कोर्ट्स इन द स्टेट इंक्लूडिंग द बोर्ड। तो बोर्ड के ऊपर कौन है, हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट ही तो है तीनों। बोर्ड शैल एक्सरसाइज such other powers and perform such other duties as may from time to time entrusted by the government। इनको और भी कोई ड्यूटीज दी जा सकती हैं by the government of राजस्थान। आगे चलें, सुपरिंटेंडेंस ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स, जो हायरार्की मैंने बताई उसमें सबसे ऊपर कौन है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो इन सब जो नीचे वाले कोर्ट्स हैं इनका सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल। ओवरऑल जनरल सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवरऑल रेवेन्यू कोर्ट्स एंड ओवरऑल रेवेन्यू ऑफिसर्स। तो जितने भी रेवेन्यू कोर्ट्स हैं उनके जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, शैल बी वेस्टेड इन द बोर्ड। इनके ऊपर सुपरिंटेंडेंस और कंट्रोल इनका होगा। ऑल सच कोर्ट एंड ऑफिसर शैल बी सबऑर्डिनेट टू द बोर्ड। ये सारे क्या होंगे, सबऑर्डिनेट होंगे बोर्ड के। jurisdiction of board how exercise, section 10 में बताया गया है। mode of jurisdiction, the board's jurisdiction may be exercised as a single member including a chairman और एक सिंगल मेंबर। देन ए बेंच ऑफ 2 और मोर मेंबर्स, या एक बेंच भी हो सकती है, जैसे आप जुडिशरी में कोर्ट्स में पढ़ते हैं उस तरीके से दो या दो से ज्यादा मेंबर्स की बेंच हो सकती है। स्पेशल अपील राइट्स, इफ ए पार्टी इज अग्रीड बाय सिंगल मेंबर डिसीजन, एक मेंबर के डिसीजन से अगर एग्री हो जाती है पार्टी, देन अपील टू बेंच ऑफ 2 और मोर मेंबर्स। तो उसी बोर्ड के अंदर दो या दो से ज्यादा मेंबर्स की बेंच के पास अपील जा सकती है। फाइल द अपील विद इन 1 मंथ ऑफ डिसीजन। तो सिंगल मेंबर के डिसीजन के 1 महीने के अंदर आप अपील फाइल कर सकते हैं वहीं बोर्ड के अंदर। एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है, जैसे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट काम कर सकते हैं बेंचेस के थ्रू। टेरिटोरियल डिवीजन, सेक्शन 15, फॉर रेवेन्यू एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन द स्टेट शैल बी डिवाइडेड इनटू डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट। अभी आपने जो शुरुआत में जो आपने हायरार्की देख ली तो पूरा समझ आ जाएगा आपको। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है किसके लिए, पूरे स्टेट के लिए। उसके बाद मैंने बताया डिविजन्स में स्टेट को बांटा गया है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है, उसके बाद सब डिवीजन में बांटा गया है, फिर उसके बाद आपके पास तहसील में बांटा गया है, फिर उसके बाद सब तहसील में बांटा गया है। ठीक है। डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट, एवरी डिवीजन शैल बी ए डिस्ट्रिक्ट और मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट। एक डिवीजन के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट हो सकता है या एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। ए डिस्ट्रिक्ट में भी डिवाइडेड इनटू सब डिवीजन। डिस्ट्रिक्ट को अगेन किस में बांटा गया है, सब डिवीजन में। देन ईच सब डिवीजन शैल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर तहसील। स्टेट गवर्नमेंट शैल डिफाइन द लिमिट ऑफ ईच डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन, तहसील, सब तहसील कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन। अभी आपने सुना होगा कि सरकार डिस्ट्रिक्ट बढ़ा रही है, या एक डिस्ट्रिक्ट उसको तोड़ के दो डिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं, उस तहसील को डिस्ट्रिक्ट बना दिया है। तो ये किसके पास है पावर, सारी किसके पास, सरकार के पास। ऑल डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन, तहसील, सब तहसील कंस्टिट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट में उनको नोटिफाई करना है। ऑब्वियसली power to create, abolish, alter, division, etc. Section 16. The state government may by notification in official gazette create new, abolish existing division, district, subdivision, tehsil, sub tehsil, village
और उनकी लिमिट्स को भी एल्टर कर सकती है। ईयूआरओ के अंदर एक टॉपिक होता है राजस्थान म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 2009। तो उसके अंदर म्यूनिसिपैलिटीज के जो बाउंड्रीज हैं, टेरिटोरियल एक्सटेंट है, उसको भी एल्टर करने की पावर किसके पास होती है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। और यहां भी ये पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब बात आती है कमिश्नर। स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इन ईच डिवीजन ए कमिश्नर। हर डिवीजन में कौन होंगे? संभागीय आयुक्त होंगे। मे अपॉइंट एडिशनल कमिश्नर्स, और वहां संभागीय आयुक्त के साथ में एडिशनल आयुक्त भी हो सकते हैं, एडिशनल कमीशन भी हो सकते हैं। सेक्शन 18 में बात की गई है सेटलमेंट कमिश्नर। भू प्रबंध आयुक्त, इनका हिंदी ट्रांसलेशन है एग्जैक्ट, भू प्रबंध आयुक्त। सेक्शन 18, स्टेट गवर्नमेंट shall appoint for the whole of state a settlement commissioner, may appoint many additional settlement commissioner। एडिशनल तो हो सकते हैं हर किसी अथॉरिटी के साथ में। तो आप ध्यान रखेंगे पूरे स्टेट के लिए क्या है? भू प्रबंध आयुक्त है। और भू प्रबंध आयुक्त जो है वो रेवेन्यू कोर्ट से अलग मामला है। रेवेन्यू कोर्ट से अलग मामला जो हमने हायरार्की देखी। इसके अलावा लैंड रिकॉर्ड्स को अपडेट करना, सेटलमेंट को देखना। सेटलमेंट का देखो, एक मैं काफी सारे काम इसके अंदर आते हैं, मैं आपको एक बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपके खेत हैं, एक यहाँ खेत है, एक यहाँ खेत है, एक यहाँ खेत है। इन सबको कंसोलिडेट करके एक जगह आपको बड़ी जमीन देना, ठीक है। इनकी बाउंड्रीज को, अगर कोई डिस्प्यूट है तो उससे संबंधित किसी पर्सन को कोई रिकॉर्ड चाहिए तो वहां से वो रिकॉर्ड प्रोवाइड करना, असिस्ट करना किनको? रेवेन्यू कोर्ट्स को उनके काम में। तो ये सेटलमेंट का जो पूरी हिरार्की है, सेटलमेंट कमिश्नर आयुक्त सबसे ऊपर, उसके नीचे सेटलमेंट कमिश्नर्स होते हैं। तो ये सारा काम इनका होता है सेटलमेंट कमिश्नर्स का। मे अपॉइंट एडिशनल सेटलमेंट कमिश्नर्स। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर और सेटलमेंट ऑफिसर ये सिंक्रोनाइज होके काम करते हैं किसके साथ में? रेवेन्यू कोर्ट्स के सामने। डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, इसी तरीके से एक डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड होंगे सेक्शन 19 के अंदर। सेक्शन 18 के अंदर क्या है? सेटलमेंट कमिश्नर, और यहाँ लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। देखिए बाद में लैंड रिफॉर्म्स की बात हुई थी, तो सबसे बड़ा मुद्दा जब आया था सरकार के सामने वो लैंड रिकॉर्ड्स का था कि अगर किसी टीनेट को कोई जमीन दे भी देने की सोच भी रही है सरकार, तो कैसे दे? रिकॉर्ड नहीं है कोई, और रिकॉर्ड है तो इतने पुराने हो गए हैं। तो रिकॉर्ड को मैनेज करना, मेंटेन करना, उसको अपडेट करना बहुत ही बड़ा मुद्दा था सरकार के लिए आजादी के बाद में। तो उसके आजादी के बाद में काफी कोशिश हुई लैंड रिकॉर्ड्स को सही करने की। अभी आप देखेंगे तो उसके अंदर कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको डिजिटलाइज्ड किया जा रहा है। State government shall appoint for the state director of land records, may appoint additional assistant director of land records। Appointment of other officer section 20 के अंदर बता रखा है। State government shall appoint a collector in each district who shall be the land record officer for the district। शुरुआत में हमने इंटरप्रिटेशन में पढ़ा कि लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर का मतलब कौन होगा? कलेक्टर। तो कलेक्टर क्या होंगे? लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर भी होंगे, और रेवेन्यू कोर्ट में जब बैठेंगे तो रेवेन्यू ऑफिसर भी होंगे। A तहसीलदार in each तहसील। State government may appoint additional land record officer to a district, settlement officer to a district, many assistant collector to a district as it think fit। सेटलमेंट कमीशन, सेटलमेंट ऑफिसर भी होंगे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और सारे राजस्थान के लिए एक कौन होंगे? भू प्रबंध आयुक्त, सेटलमेंट कमिश्नर। उसके बाद आगे चलें। एज मैनी नायब तहसीलदार टू तहसील एज इट थिंक फिट। नायब तहसीलदार भी अपॉइंट कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट एन असिस्टेंट कलेक्टर इन चार्ज ऑफ वन और मोर सब डिवीजन इन डिस्ट्रिक्ट। ये आप जानते हैं, तहसील और नायब तहसीलदार इन चार्ज ऑफ वन और मोर सब तहसील। स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एडिशनल कलेक्टर इन डिस्ट्रिक्ट टू और मोर डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड, एडिशनल तहसीलदार इन अ तहसील और टू और मोर तहसील कंबाइंड। देन वी हैव रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी सेक्शन 20A, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ें। स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट, मैंने आपको बताया था जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जो रेवेन्यू हायरार्की है उसके अंदर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उनके डिसीजन के खिलाफ, उनके जो डिसीजन है उसको लेके आप अपील कर सकते हैं। कहाँ? रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी। स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट अ नंबर ऑफ ऑफिसर नॉट बीइंग लेस देन 3, नॉट बीइंग लेस देन 3 टू हियर एंड डिस्पोज अपील रिवीजन रेफरेंस इन रेवेन्यू जुडिशियल केसेस। तीनों वर्ड वही हैं। कैसे? अपील, रिवीजन और रेफरेंस। तो रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी के नीचे के जो कोर्ट्स हैं, मान लीजिए असिस्टेंट कलेक्टर है, एसडीएम है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है,
इनके जो डिसीजंस हैं उनके खिलाफ में अपील हो सकती है रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी, और इनके लिए रिवीजन रेफरेंस का भी काम ही करेंगे। एवरी ऑफिसर सो अपॉइंटेड शैल बी डेजिग्नेटेड एज ए रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी। तो कोई भी ऐसा ऑफिसर जिनको अपॉइंट किया गया उनका डेजिग्नेशन क्या होगा, RAA, सिट एट सच प्लेस और प्लेसेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्ट। तो ऐसी जगह बैठ सकते हैं जहां स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बताएगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, देखो बाकी कोर्ट्स में और रेवेन्यू कोर्ट्स में क्या फर्क होता है कि रेवेन्यू कोर्ट्स अपना कोर्ट कहीं भी लगा देते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। वो खेत में जाके भी फैसला सुना सकते हैं कि भाई सीमा ज्ञान का मामला है, पत्थरगड़ी का मामला है, बंटवारे का मामला है, तो चलो भाई खेत में लगाएंगे कोर्ट, यहीं बैठ के साहब ने डिसीजन दे दिया, खत्म बात। तो ये क्या है, कोर्ट किसानों के संग, ऐसा बोले आप। कंट्रोलिंग पावर, कंट्रोल ऑफ नॉन जुडिशियल मैटर्स, कंट्रोल ऑफ ऑल नॉन जुडिशियल मैटर। नॉन जुडिशियल मैटर क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर होते हैं। कनेक्टेड विद रेवेन्यू अदर देन मैटर कनेक्टेड विद सेटलमेंट, सेटलमेंट के अलावा। सेटलमेंट मैंने बताया आपको क्या होता है। सेटलमेंट का मतलब ये होता है भूमि का प्रबंध। भूमि के प्रबंध को ही सेटलमेंट कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे काम आते हैं कि लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना भी उसके अंदर आता है, लैंड रिकॉर्ड्स को अपडेट करना भी उसके अंदर आता है, लैंड को कंसोलिडेट करना भी उसके अंदर आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, भू प्रबंध के अंदर। तो सेटलमेंट के अलावा connected with revenue non-judicial matter is vested in the state government and control of all judicial matter and settlement matter। settlement matter और judicial matter इस ये किस में होंगे वेस्टेड, बोर्ड के अंदर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू से जुड़े मामले जो नॉन जुडिशियल हो और सेटलमेंट से रिलेटेड ना हो तो स्टेट गवर्नमेंट में वेस्ट होंगे। जुडिशियल मैटर हो, क्योंकि जुडिशियल मैटर है तो कोर्ट में जाएगा, तो रेवेन्यू कोर्ट में होगा। और सेटलमेंट मैटर भी सिंक्रोनाइज होके साथ में काम करते हैं, किसके, कोऑपरेशन में, किसके, रेवेन्यू कोर्ट्स के। तो ये वेस्टेड इन बोर्ड। देन जुडिशियल मैटर, सेक्शन 23 क्लोज 2 सब क्लोज 2। जुडिशियल मैटर का मतलब क्या होगा, यहाँ जुडिशियल मैटर का मतलब होगा प्रोसीडिंग इन विच रेवेन्यू कोर्ट और ऑफिसर हैज टू डिटरमाइन द राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ अ पार्टी। जिस भी केस के अंदर किसी पार्टी की राइट्स और लायबिलिटीज को डिफाइन किया जाए, डिक्लेयर किया जाए, डिसाइड किया जाए, वो होते हैं जुडिशियल मैटर। प्रोसीडिंग, ऑर्डर, अपील, रिवीजन, रेफरेंस इन अ केस स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। मैंने बताया इसमें दो शेड्यूल हैं, तो फर्स्ट शेड्यूल में जो केसेस हैं उनकी अपील, रिवीजन, रेफरेंस से रिलेटेड जो भी मैटर होंगे वो जुडिशियल मैटर्स होंगे। देन सबऑर्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स एंड ऑफिसर 24 के अंदर बता रखा है। फॉलोइंग ऑफिसर इन अ डिवीजन शैल बी सबऑर्डिनेट टू द कमिश्नर। आयुक्त, संभागीय आयुक्त जो हैं उनके सबऑर्डिनेशन में काम करेंगे, ये सारे जो भी उनके नीचे होते हैं। ऑल एडिशनल कमिश्नर, कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, सब डिवीजन ऑफिसर, SDO, असिस्टेंट कलेक्टर, तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार और नायब तहसीलदार। फॉलोइंग ऑफिसर इन ए डिस्ट्रिक्ट, ये बात हुई डिवीजन की, अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट की। सबऑर्डिनेट टू द कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, SDO, असिस्टेंट कलेक्टर, तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार, नायब तहसीलदार। ऑल ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू SDO। तो इस तरीके से हायरार्की है, आप समझ सकते हैं कि सब एक दूसरे के तो नहीं, बट जो ऊपर है उसके नीचे जितने भी हैं वो सारे सबऑर्डिनेट, इसके नीचे जो भी हैं सबऑर्डिनेट, इसके नीचे जो भी हैं सबऑर्डिनेट। ऑल तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार, नायब तहसीलदार। Then we have power, duties and court of officer, section 25। Jurisdiction of revenue officer, commissioner, collector, sub division officer, तहसीलदार exercise power within their respective division, district, subdivision, तहसील। कमिश्नर कहाँ उनका जुरिस्डिक्शन होगा, संभागीय आयुक्त है तो अपने संभाग में होगा। कलेक्टर साहब का कहाँ होगा, डिस्ट्रिक्ट में होगा। SDO साहब का कहाँ होगा, सब डिवीजन में। और तहसीलदार का तहसील में। सेटलमेंट कमिश्नर होंगे अक्रॉस द स्टेट। कौन होंगे, भू प्रबंध आयुक्त एक ही होंगे स्टेट के अंदर, उनके नीचे ऑफिसर हो सकते हैं। और लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर कौन होता है, कलेक्टर। डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड, निदेशक। लैंड रिकॉर्ड निदेशक मैनेज सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड अक्रॉस द स्टेट। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर हैंडल द लैंड रिकॉर्ड इन द डेजिग्नेटेड एरिया, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और सेटलमेंट ऑफिसर इन ए डेजिग्नेटेड एरिया, जो भी उनका डिस्ट्रिक्ट होगा उसके अंदर। इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट एंड ऑफिसर, सेक्शन 23। Commissioner shall have all powers of land record officer and officer subordinate to land record officer। जो कमिश्नर है, जो सेटलमेंट कमिश्नर है, ऑल पावर ऑफ लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। और बहुत सारे केसेस के अंदर जो सेटलमेंट कमिश्नर है उसी को लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर बना दिया जाता है, और उनके नीचे जितने भी ऑफिसर होंगे उनकी पावर्स भी उनके पास होंगी। रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी,
मैंने बताया आपको हायरार्की के अंदर RAA शैल हैव ऑल पावर्स ऑफ कलेक्टर, SDO, असिस्टेंट कलेक्टर और तहसीलदार। एक कलेक्टर शैल हैव ऑल पावर्स ऑफ, मतलब वही अगेन वही बात, इनके नीचे जो भी होंगी इनकी सारी पावर्स इनके पास भी होंगी। सब डिवीजन ऑफिसर के पास, असिस्टेंट कलेक्टर और तहसीलदार की। लैंड रेवेन्यू ऑफिसर और सेटलमेंट ऑफिसर के पास शैल हैव पावर ऑफ तहसीलदार। फॉर्मेशन एंड एल्ट्रेशन ऑफ पटवारी सर्किल, सेक्शन 30। आप जानते हैं इसमें पटवारी का सबसे बड़ा रोल होता है कि कौन किसके जमीन का बंटवारा हो गया, उनके बच्चों बीच में बट गई है, कोई मर गया है, उसके खातेदारी को चेंज करना, अपडेट करना, ये सारा काम किसका है? पटवारी का। तो उसके लिए पटवार सर्किल बनाने पड़ते हैं। उसके अंदर एक गांव भी हो सकता है, बड़ा है तो दो तीन गांव भी हो सकते हैं उस पटवार सर्किल के अंदर। डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड, ध्यान रखिए डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, हम चार पांच इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स मे अरेंज द विलेज इन ईच डिस्ट्रिक्ट इन पटवार सर्किल्स, मे अल्टर द नंबर एंड लिमिट ऑफ ईच सर्किल। कितने गांव एक पटवार सर्किल में आएंगे ये डिफाइन कौन करेगा? डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। अपॉइंटमेंट ऑफ पटवारीज, कलेक्टर अपॉइंट करते हैं, कलेक्टर शैल अपॉइंट ए पटवारी टू ईच सर्किल फॉर मेंटेनेंस एंड करेक्शन ऑफ एनुअल रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स, collection of all rent, revenue and other demand due from landholder for duties as prescribed by the state government। ये काम होते हैं पटवारी साहब के। देन फॉर्मेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्शन सर्किल्स, सेक्शन 23 के अंदर डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड मे अरेंज पटवारी सर्किल इन ईच डिस्ट्रिक्ट इनटू लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्शन सर्किल। लैंड रिकॉर्ड जब ये ड्राइव चलती है, ऑपरेशन चलता है, तो उसके लिए लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्शन सर्किल के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं, DLR, डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। उसके बाद हमने देखा था गिरदावर कानून को एंड लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्टर, सेक्शन 33। द कलेक्टर शैल अपॉइंट टू ईच लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्शन सर्किल, एक गिरदावर कानून को और लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्टर। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्टर कौन होंगे? गिरदावर कानून को, फॉर सुपरविजन मेंटेनेंस एंड करेक्शन ऑफ एनुअल रजिस्टर रिकॉर्ड। तो पटवारी के ऊपर ये काम करते हैं गिरदावर कानून को, और इनके ऊपर कौन होते हैं? सदर कानून को। सदर कानून को, सेक्शन 34। द डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड शैल अपॉइंट वन और मोर सदर कानून इन ईच डिस्ट्रिक्ट टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ गिरदावर कानून को और लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्टर एंड पटवारीज। तो क्या है? सदर सदर कानून को, देन आपके पास है गिरदावर कानून को, देन पटवारी। तो ये क्या करेंगे? इनको सुपरवाइज करेंगे दोनों को। टू परफॉर्म ड्यूटी प्रिस्क्राइब्ड द स्टेट गवर्नमेंट। पावर टू एंटर अपॉन एंड सर्वे लैंड, सेक्शन 52 के अंदर इनको ये अधिकार दिया गया है कि किसी भी जमीन में जाके उसको उसका सर्वे कर सकते हैं। ऑल रेवेन्यू एंड विलेज ऑफिसर, ऑल रेवेन्यू एंड विलेज ऑफिसर मे एंटर अपॉन सर्वे लैंड एंड डिमार्केट बाउंड्रीज, बाउंड्रीज डिमार्केट कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। प्रोवाइड दैट नो पर्सन शैल एंटर एनी बिल्डिंग अपॉन एनी एनक्लोज कोर्टयार्ड गार्डन अटेस्टेड ड्वेलिंग हाउस। कोई भी ऑफिसर ऐसे ही नहीं घुसेगा उसके अंदर, उसमें क्या करना पड़ेगा? ऑक्यूपायर है उसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। thereof without giving such occupier at least 24 आवर नोटिस, 24 घंटे का नोटिस देने के बाद आप किसी भी जमीन में जाके उसका सर्वे कर सकते हो, उसका डिमार्केट कर सकते हो बाउंड्रीज का। और साथ ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस धर्म से संबंधित हैं, उनके क्या उनके सोशल और रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, तो वो भी हर्ट नहीं होने चाहिए, ये बताया गया है सेक्ट के अंदर। देन वी हैव अपीयरेंस एंड एप्लीकेशन इन रेवेन्यू कोर्ट्स, सेक्शन 56। हु कैन अपीयर एंड अप्लाई। अब बात आती है डिस्प्यूट्स की। बिफोर ए रेवेन्यू कोर्ट एंड ऑफिसर, देखो कई बार आप सुनते होंगे कि एसडीएम कोर्ट में मामला चल रहा है, एडिशनल कलेक्टर कोर्ट में मामला चल रहा है, या तहसीलदार कोर्ट में चल रहा है। तो ये जो कोर्ट्स हैं, ये कौन अपीयर हो सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है? पार्टी देमसेल्फ इन पर्सन, जिसकी भूमि का विवाद है वो खुद जा सकते हैं। रिकॉग्नाइज्ड एजेंट हो सकते हैं उनके, या लीगल प्रैक्टिशनर वकील हो सकते हैं, अथॉराइज्ड बाय द पार्टी एंड कॉम्पिटेंट टू प्रैक्टिस। वकील के थ्रू भी या खुद जाके या एजेंट के थ्रू अपना केस लड़ सकते हो। पावर ऑफ कोर्ट एंड ऑफिसर, द रेवेन्यू कोर्ट एंड ऑफिसर में स्टिल रिक्वायर द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एनी पार्टी। अगर उन्होंने एजेंट और वकील अपॉइंट कर दिया है उसके बाद भी जो संबंधित व्यक्ति है उसको बुला सकते हैं। पावर ऑफ रेवेन्यू कोर्ट एंड ऑफिसर टू समन, 57। एवरी रेवेन्यू कोर्ट एंड ऑफिसर shall have power to summon any person whose attendance is considered necessary। अगर ऐसा नहीं होता है, वो नहीं आते हैं, तो उनके खिलाफ बेलेबल वारंट इशू कर सकते हैं और अरेस्ट भी किया जा सकता है। पावर टू रेफर डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 68, कि यहाँ भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, आपस में बातचीत हो सकती है, बैठ के कोर्ट के बाहर भी मामला हो सकता है। देखो यहां से यहां तक सारे ऑफिसर्स के नाम लिखे हुए हैं, आप देख लो। बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स,
एडिशनल कमिश्नर, रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी, सेटलमेंट कमिश्नर, एडिशनल सेटलमेंट कमिश्नर, डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, एसडीओ, असिस्टेंट कलेक्टर, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, सेटलमेंट ऑफिसर, तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार में with the consent of parties, very important, with the consent of parties, refer any dispute before it or him to arbitration. आर्बिट्रेशन का मतलब ये होता है कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट दोनों ही पार्टी को एमिकेबल सॉल्यूशन के ऊपर लेके आना, मतलब किसी का नुकसान ना हो, दोनों ही फायदे में हो, ऐसे सॉल्यूशन को अगर दोनों पार्टीज एग्री करती हैं तो। अगर वो एग्री नहीं करती है तो फिर कोर्ट में केस चलेगा। फर्स्ट अपील सेक्शन 75, फर्स्ट अपील से लाई, देखो, फ्रॉम द ऑर्डर पास्ड बाय अपील टू मैटर टाइप, ये ध्यान रख लो आप। अगर तहसीलदार साहब ने कोई फैसला सुना दिया तो उनके फैसले के खिलाफ में अपील जा सकती है कलेक्टर साहब को। नॉट कनेक्टेड विद सेटलमेंट और लैंड रिकॉर्ड, सेटलमेंट और लैंड रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ मामला ना हो तब। असिस्टेंट कलेक्टर, एसडीओ कलेक्टर की जो अपील है वो कहां जाएगी? आरएए, रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी, नॉट कनेक्टेड विद सेटलमेंट। रेवेन्यू कोर्ट और ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू सेटलमेंट ऑफिसर, ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू सेटलमेंट ऑफिसर, अगर सेटलमेंट मैटर था तो उनकी जो अपील है वो जाएगी सेटलमेंट ऑफिसर के पास। लैंड रिकॉर्ड का अगर कोई मैटर है और ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर ने कोई फैसला सुनाया तो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर के पास जाना होगा। सेटलमेंट ऑफिसर और कलेक्टर ने कोई फैसला सुनाया तो सेटलमेंट कमिश्नर के पास अपील जाएगी सेटलमेंट मैटर से संबंधित। लैंड रिकॉर्ड मैटर से संबंधित लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर ने कोई फैसला सुनाया तो ये जाएगी अपील डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स को। और कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी, सेटलमेंट कमिश्नर, ये जो बॉडीज हैं इनका कोई फैसला है तो इनके खिलाफ में अपील जाएगी कहाँ? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास फॉर वेरियस रेवेन्यू मैटर्स। तो यहाँ सारी बातें आपके सामने आ गई है कि सेटलमेंट मैटर होगा तो कहाँ जाना होगा, लैंड रिकॉर्ड का मैटर है तो कहाँ जाना होगा, और रेवेन्यू मैटर है तो कहाँ जाना होगा। ये होगी फर्स्ट अपील। अब चलते हैं, इन्होंने जो फैसला सुना दिया उसके बाद कहाँ जाए? सेकंड अपील। नॉट कनेक्टेड विद सेटलमेंट और लैंड रिकॉर्ड्स, कलेक्टर ने अगर कोई फैसला दिया है तो आरआरए, सेटलमेंट ऑफिसर का फैसला है तो सेटलमेंट कमिश्नर, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर है तो लैंड डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, और ये सारे अथॉरिटीज हैं तो इनका जो सेकंड अपील है वो कहाँ जाएगी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो ये आपके दिया हुआ है सेक्शन 76 के अंदर। देन वी हैव लिमिटेशन ऑन अपील, कि कितने टाइम में अपील करनी होगी। अपील टू कलेक्टर, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, सेटलमेंट ऑफिसर 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, 30 दिन में। आरआरए, सेटलमेंट कमिश्नर, डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स 60 दिन में, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास अपील होगी 90 दिन में फ्रॉम द ऑर्डर। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पावर ऑफ रिव्यू सेक्शन 86, एवरी अदर रेवेन्यू कोर्ट ऑफिसर, मतलब सारे ही रेवेन्यू कोर्ट ऑफिसर के पास ये पावर है that they may review any order passed by himself or any of its predecessor in office and may pass such order as he think fit। मतलब जो भी इनके जो पहले के ऑफिसर थे उस पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर या उनके खुद के द्वारा कोई फैसला सुनाया गया है उसको रिव्यू कर सकते हैं। रोड एंड लैंड बिलोंग्स टू द स्टेट, अब यहां तक तो होगी आपके कोर्ट्स के बारे में बात। अब आगे चलते हैं। रोड्स एंड लैंड्स बिलोंग टू द स्टेट्स, all public road, path, bridge, canal, water course, standing and flowing waters, all lands whenever they're situated, which are not the property of an individual, कोई private property नहीं है, और bodies of person legal capability capable of holding property, then are hereby declared to the property of the state। obvious सी बात है, जितनी भी सरकारी संपत्ति किसकी होगी? स्टेट की होगी। इट शैल बी लॉफुल फॉर द कलेक्टर टू डिस्पोज ऑफ देम इन ए प्रिस्क्राइब मैनर, तो कलेक्टर इनको डिस्पोज कर सकते हैं प्रिस्क्राइब्ड मैनर के अंदर। अब बात आती है मिनरल्स, माइंस एंड फिशरीज की। द राइट्स टू ऑल मिनरल्स, माइंस, क्वेरीज, फिशरीज, नेविगेशन, इरिगेशन shall vest in state government as you all know। लाइबिलिटी ऑफ ऑल लैंड्स टू पेमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड रेंट, जितनी भी जमीनें हैं उनको रेवेन्यू और रेंट देना होगा। हालांकि अभी ये सरकार नहीं लेती है बट फिर भी ले सकती है। whatever purpose applied and wherever situated is liable to payment of revenue to the state government except जहां स्टेट गवर्नमेंट ने खुद एग्जेम्प्ट कर दिया हो।
एग्रीकल्चरल लैंड नॉट टू बी यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप जनरल पैरालेंस में सुनते होंगे। सेक्शन 90 ए करवा रखा है जमीन को, 90 ए जमीन है खरीद लो, 90 करीबी जमीन पे प्लॉट है। तो ये जो धारा है इसके बारे में तो आम बोलचाल में बहुत सारी बातें सुनते होंगे आप। क्या है 90 ए?